तो नमस्कार बच्चा लोगों, होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। आइए देख लेते हैं। हाहा, सीयूईटी कैसे होगा? ऐसे होगा। तो यहाँ पे है भैया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। आपका जो टॉपिक है ये, इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला वो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोग को समझ में आ सके। आ सके, आ सके, आ सके। जो खुलना चाहिए वो खुल ही नहीं रहा है, अंडे बंड खुल जा रहा है। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यूनिट 2 है। यूनिट 2 हमको देखने को मिला है। यूनिट 2 में हम स्टार्ट करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आओ चलो चालू करते हैं। जो कि यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग को समझने की बात है। आइए देखते हैं, आ जाओ। अब चैप्टर में क्या कहता है? द पार्टनरशिप फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द पार्टनरशिप विल रिजल्ट टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप। देखो, एक बेसिक आइडिया इन्होंने कह दिया कि भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जैसे कोई दो पार्टनर होंगे, ए अपने आप चलने लग रहा है भाई, नशा हो गया है इसको। अरे, ए और बी पार्टनर होंगे किसी फॉर्म में, बात समझ में आ रही है? ए और बी पार्टनर होंगे किसी फॉर्म में। अगर किसी वजह से दोनों के बीच में एक डिफरेंस तैयार होता है, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि दोनों कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, अभी तक जो हम रेशियो लेके चल रहे थे, जो हम रेशियो लेके चल रहे थे, या कोई एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ हो, उस एग्रीमेंट को लेते हुए इन दोनों के बीच में कोई एक इनडिफरेंस तैयार हो जाता है। एक आदमी कहता है कि नहीं, हमको ये चेंजेस ले आने हैं, दूसरा कहता है कि चलो ठीक है भाई, तो दोनों ही मिलके एक एग्रीमेंट को तैयार करेंगे। इसी को कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यानी जब दो पार्टनर मिलके किसी एक नए डीड पे, नए फॉलोइंग पे, कोई नया एक प्रोस्पेक्ट उन्होंने तैयार किया, उस प्रोस्पेक्ट पे वो अगर काम करना चाहते हो, नए रेशियो पे अगर काम करना चाहते हो, तो उसी को हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या क्या फॉलोइंग हो सकती है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंटर होता है, जैसे ए थे, बी था, बी के साथ अब सी भी इंक्लूड हो गया। ए था, बी था, अब सी, अब ए और बी के साथ सी भी इंक्लूड हो गया। अगला, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अच्छा, ये तीन पार्टनर थे, इसमें से कोई एक रिटायर होने लगा। इसमें से बी ने कहा कि भाई चलो ठीक है, मैं क्या लूंगा, मैं रिटायरमेंट लूंगा। मैं क्या लूंगा भैया? मैं रिटायरमेंट लूंगा। ठीक है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अब इसमें से कोई एक निपट गया हो, अगर एक की डेथ हो जाए। ठीक है। उसके बाद से एमलगमेशन ऑफ ए टू पार्टनरशिप फॉर्म। एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है? कोई एक फॉर्म ए रही हो, कोई फॉर्म ए रही हो, उसके साथ फॉर्म बी का एमलगमेशन हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब आता है इसका बेस स्ट्रक्चर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जब भी कोई नया पार्टनर आना हो, या कोई पुराने पार्टनर हो, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम अपना क्या करेंगे, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग को अलग रखते हैं, हम भाई अपने प्रॉफिट शेयरिंग को बदल देंगे, नए पार्टनरशिप में वो आ जाएगा। तो इसी में आता है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? देखो, एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या हो गया, इसका एक बेस मॉडल को हम समझते हैं। ए ए और बी पार्टनर थे। ए और बी क्या थे? पार्टनर थे। ए और बी पार्टनर थे। ठीक। इनका रेशियो मैं मानता हूं कि 1:1 का रहा होगा, यानी 1:1 के रेशियो में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सी आ गया। अब सी भी क्या हो गया? इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो गया। तो अब कुल मिला के तीन पार्टनर हो गए, ए भी हो गया, बी भी हो गया, और सी भी हो गया। बात समझ में आई?
तो जैसे ही सी इंटर किया हो, इन्होंने तीनों ने डिसाइड किया कि हम अपने रेशियो को फिर 1:1 के रेशियो में बांट देंगे। यानी अब जो नया रेशियो है वो 1:1 का हो गया। बट क्या जो पुराना प्रॉफिट उनको मिल रहा था, क्या वो अभी उनको प्रॉफिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। देखो कैसे नहीं मिल पाएगा। अगर हम पुराने समय की बात करें, जब ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे, तो अगर मैं बात करूं उस समय की, तो मान लो अगर प्रॉफिट उस समय प्रॉफिट 1 लाख का होता होगा, तो इन दोनों के बीच में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, यानी ए को 50,000 मिलेगा और बी को भी 50,000 मिलेगा। जैसे ही सी इंटर हुआ, यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटर हुए, मैं कहता हूं कि इस समय भी हमारा प्रॉफिट जो था वो इस बार भी 1 लाख रुपए आए, बट जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 33,000। ए को मिलेगा, 33,000 बी को मिलेगा और 33,000 सी को मिलेगा। देखो, ए को, बी को और सी को। ऑब्वियस सी बात है, ए बी एंड सी बोथ आर द पार्टनर, ये तीनों ही पार्टनर थे। ए रिटायर, अगर ए सी इंटर्ड होता है, पार्टनरशिप में आता है, तो पुराना जो प्रॉफिट रहा हो उसमें से तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। तो इसी को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा जब भी कोई पार्टनर इंटर्ड होता है किसी नई फॉर्म में। ठीक, या अगर कोई मर गया तब ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा कर लीजिए, ए बी सी थे, सी निपट लिए, अब जो प्रॉफिट हो गया वो आधा आधा हो गया, तो अब जो पुराने पार्टनर होंगे उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए बी सी एक पार्टनर थे किसी फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2004 इस क्या था, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। With effect on 1 April 2004, they decided to share the profit equally. This change of the profit sharing ratio will result into the reconstruction of a firm. भाई ABC पार्टनर थे किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 4-3-2 का उनका रेशियो था, मतलब 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख उनको बनता था। विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2004 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इक्वली जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज हो गया ना। देखो कैसे चेंज हो गया। ए था, बी था और सी था। भाई 4 लाख ये ले रहे थे, 3 लाख ये ले रहे थे और 2 लाख ये ले रहे थे। 4:3:2 का रेशियो था, 4-3-2 का रेशियो चल रहा था, बहुत अच्छा से चल रहा था। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2004 को उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये क्या करेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, इक्वली, यानी 1:1:1। अब ये चारों, अगर तीनों का प्रॉफिट अगर हम मिला दें तो 4-3-7-2 9,000 रुपए हो गए भाई, यानी 9 लाख रुपए टोटल के टोटल प्रॉफिट आ रहे हैं। 9 लाख रुपए के आसपास टोटल प्रॉफिट हमारा आ रहा है। 9 लाख के आसपास प्रॉफिट आ गया। अब ये 9 लाख 3 लोगों में डिवाइड होगा इक्वली इक्वली, यानी अब ए को मिलेगा 3 लाख रुपए, बी को मिलेगा 3 लाख रुपए और सी को भी मिलेगा कितना, 3 लाख रुपए। देख रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अब यहां पे भाई क्या करना होगा, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा अपने पार्टनरशिप फर्म को। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर इंटर्ड होता है, कोई नया पार्टनर इंटर्ड होता है, एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। Mostly, new partner is admitted in the partnership business when additional capital is required to strengthen the managerial capacity of the firm. देखो, नया पार्टनर तभी इंटर किया जाता है जब उसके पास कैपिटल की क्षमता हो या फिर उसके पास क्षमता हो बिजनेस को अपग्रेड करने की। इस लेवल पे होना चाहिए कि वो उसके बिजनेस में आते ही तुम्हारा बिजनेस तुरंत बूम में चला जाए, या तो फिर भाई वो कैपिटल लेके आए, तभी तो किसी को पार्टनरशिप में इंक्लूड करोगे। अब इसके एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए बी एक पार्टनर थे
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना, 2:1 के रेशियो में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए वो आने लगा। शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इन सच अ केस अ न्यू एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड फॉर द न्यू रिकंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात है कि ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे, 2:1 का इनका रेशियो था। अब क्या हो गया, ए बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब ये बोल रहा था सी कि भाई हम 1/4 लेंगे, यानी 1/4 हिस्सा लेगा पूरे के पूरे ओवरऑल का, पूरे के पूरे ओवरऑल का, यानी 1 का 1/4 लेगा। बात समझ में आई? सी कितना लेगा, सी लेगा 1/4 किसमें से, एक में से। तो बचा कितना, 4। यहां गया तुम्हारा 4 एकम 4, यहां बचा तुम्हारा 4, यानी 3/4 पार्ट जो बचा, ये पार्ट किसके में जाएगा, ये पार्ट जाएगा ए में और बी में। ए में जाएगा और किसके में जाएगा, बी में जाएगा। इसी में ए भी शेयर करेंगे, इसी में बी भी शेयर करेंगे अपना रेशियो। बात समझ में आई? ठीक। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, a partner may retire with the consent of all the partners, express the agreement of the given notice if partnership at will। पार्टनर रिटायर होने लगा, पार्टनर रिटायर होने लगा, भाई उसको मन किया कि भाई अब हम रिटायर होंगे, अब हमको जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी आपको ट्वीट करके पूछ देगा, एडमिशन के समय जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, इनके में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो शेयरिंग रेशियो होता है, वो हमेशा लेस रहेगा, वो लेस रहेगा रिस्पेक्ट टू पहले की बात हो रही है। रिटायरमेंट होगा तो यहां पे ओल्ड पार्टनर्स को ज्यादा मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, क्योंकि पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका भी शेयर जो पुराने पार्टनर्स होंगे वो लेके जाएंगे। इसी तरीके से डेथ में भी होता है, कोई पार्टनर निपट लिया हो तब भी क्या होगा भाई, जो शेयर होगा वो मिलेगा किसी भी पुराने पार्टनर को जो अभी तक जिंदा है, जो बिजनेस को कर रहा है। एमलगमेशन ऑफ इट टू फर्म्स, एमलगमेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई दो फर्म्स थी, उन्होंने एमलगमेट कर दिया, मतलब मिला दिया, कोई दो फर्म मिल गई, उसमें भी शेयरिंग रेशियो अलग अलग होगा। अब यहां से एक बात आती है, यहां से एक बात आती है किसकी, मीनिंग एंड ऑफ अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो यहां पे आपको डिपेंड करना होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर अपने रेशियो को, किसको, अपने रेशियो को क्या कर रहा हो, छोड़ रहा हो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हो, जब भी कोई अपने पार्टनर्स जो होगा, जब भी कोई पार्टनर्स जो होगा वो क्या कर रहा हो, शेयर्स को गेन कर रहा हो, यानी उसको मिल रहा हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया होगा। ये सबको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे क्वेश्चन आपको बन जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत आपको वैसा पेपर वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि नहीं बहुत टफ क्वेश्चन, नहीं, एक सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सबको पता है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको पढ़ना भी मेरे लिए या आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब गुडविल क्या होता है भाई, गुडविल सबको पता है कि एक बिजनेस फर्म जब बनती है, उसका जब नाम हो जाता है तो वो सामान अपने गुडविल पे बेचना चालू करता है। जैसे रिलायंस, जैसे टाटा, जैसे मारुति, ये सब क्या है, गुडविल बना चुकी है फर्म। अब उस फर्म, उस गुडविल का वो पैसा चार्ज करती है। अब बात कर रहा है कि व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म agree to change the profit sharing ratio, the ratio may be changed in the case of one profit is purchasing a share of partner from another one. In other words, share of one partners may increase and share of another partners may decrease. Goodwill is also adjusted at the time of changing of the profit sharing ratio in the partners। ठीक है, अगर किसी वजह से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, मतलब अपने रेशियो को चेंज कर रहे होंगे, तो वहां पे आप अपने गुडविल को भी चेंज करेंगे। क्योंकि भाई गुडविल चेंज करने का इसलिए मैटर है क्योंकि भाई कोई पार्टनर ज्यादा शेयर लेके जाएगा, कोई पार्टनर कम शेयर लेके जाएगा।
क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं? इन अ केस change of a profit sharing ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partner by paying the proportion of amount of a goodwill. अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, यानी वो उस शेयर में से वो कुछ ज्यादा अगर कमा रहा है, अगर उसको ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो ज्यादा कमा रहा है पार्टनर, वो अपने रेशियो में से किसका, जो उसका गुडविल का है, वो किसको दे देगा? अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे जैसे यहां पे दो लोग हैं, राकेश है और सुरेश, ठीक है भाई। इनके बीच का रेशियो था 1:1 का। भाई राकेश और सुरेश दो बिजनेस करते थे, 1:1 का रेशियो हो गया। किसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, इन्होंने 2:1 कर दिया। ठीक है, अब क्या कर दिया, 2:1 कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब यहां पे राकेश क्या कर रहा है, यहां पे राकेश गेन कर रहा है, यहां पे राकेश क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहां पे सुरेश क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? ऐसी सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट ये होता है कि जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, यानी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ये जो सिनेरियो बना, ये जो सिनेरियो बना, इसमें गेन कौन कर रहा था? इसमें गेन कर रहा था कौन? राकेश। राकेश अपना कुछ शेयर गुडविल का किसको दे देगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा था, किसको? सुरेश को। बात समझ में आई? ये एक बेसिक मॉड्यूलेशन है, ये बेसिक तरीका होता है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करते हैं अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकंस्ट्रक्ट होता है तो? At the time of change of existing ratio, a firm may have a reserves and accumulated profit. Obvious सी बात है, जब फर्म अपने प्रॉफिट को रिकंस्ट्रक्ट कर रही होगी तो उस समय उसके पास कुछ ना कुछ एक रिजर्व रहा होगा, कुछ पैसे रहे होंगे और कुछ प्रॉफिट रहे होंगे उसके पास। और लॉसेस, भाई ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं है कि उसके पास प्रॉफिट भी हो सकता है वो लॉस में भी हो। ऑल फ्री रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स आर गिवन टू द लायबिलिटीज साइड शुड बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी रिजर्व्स थे, प्रॉफिट थे, ये जितने भी आप कैपिटल में डाले थे, उनको आप कहां क्रेडिट कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। किसके? व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग और करेंट अकाउंट इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। एंड ऑल फिक्टिटियस एसेट्स एक्युमुलेटेड लॉसेस शुड बी डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे करंट अकाउंट में, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से इसको समझिएगा। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी उसका जो फ्री रिसोर्सेज ऑफ प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ये जितने भी होंगे, जब आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे अपने शेयर्स को, ठीक है, उस समय आप क्या करेंगे? इनको आप क्या करेंगे? इनको आप क्रेडिट कर देंगे। किसको? पार्टनर्स को, जो उनके पार्टनर्स थे, चाहे उनके करंट अकाउंट चाहे कैपिटल अकाउंट में। या फिर जो लॉसेज हैं, जो लॉसेज हुए आपके या एक्युमुलेटेड आपके पास जो एसेट्स वगैरह है, उनको आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसको? डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक, बात समझ में आई? A new partner is not entitled to any share of such accumulated balance in the firm while transferring their reserves and profit and losses to the partner's capital account. ठीक है? That a reserve and a profit losses are only for old partners and should be transferred to them only in old ratio following. अब देखो, मेरी बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना ताकि तुमको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ सके। हम यहां राकेश और सुरेश की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? राकेश और सुरेश की बात कर रहे थे कि राकेश और सुरेश थे। ठीक है, राकेश थे और सुरेश थे। राकेश और सुरेश थे 1:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को ले रहे थे। अब भाई इनको पैसे की जरूरत है तो इन्होंने रमेश को भी इंटर करा दिया। किसको इंटर करा दिया? रमेश को भी इंटर करा दिया। इसको भी भाई 1:1 का मतलब सबको एक एक हिस्सा सबको मिलने लगा। ठीक है, रमेश के इंटर होने से पहले, मतलब रमेश जब बिजनेस में नहीं आया था, उस समय इनके पास अगर हम बात करते हैं जो रिजर्व रहा होगा, जो रिजर्व रहा होगा वो करीबन 1 लाख रुपए का था। कितने का था?
1 लाख रुपए का था। जो लॉसेस थे हम मानते हैं करीबन 10,000 के आसपास रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? इन रिजर्व्स या लॉसेस को अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स का जो अमाउंट होगा इनके ओल्ड रेशियो में, यानी 1:1 का जो रेशियो बना, 1:1 का जो रेशियो बना, उसमें इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि रमेश आने के बाद तो उस आने के बाद जब प्रॉफिट होगा उसमें न लेगा, पुराने प्रॉफिट में तो इसका कोई हाथ नहीं है ना। राकेश और सुरेश अपनी मरा के कमाए हैं, वो क्यों अपना प्रॉफिट रमेश को देंगे? तुम खुद सोचो, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर कोई धंधा करते हैं, उस समय तुम जितना भी प्रॉफिट कमाए रहोगे, क्या कोई दूसरा पार्टनर आएगा तो उसको दोगे पैसा? अरे मतलब घिस के ना वो पैसा कमाए हो, क्यों देने जाओगे? तो यहां पे जो तुमने रिजर्व लिया वो अपने ही आप जो आपके पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में भाई? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, अब रिजर्व जब तुम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो लॉस भी तो तुम्हारा झेलने का भाई। अगर तुम प्रॉफिट लिए बाबा लाला, तो लॉस भी तो तुम्हारा ही हुआ ना। क्या तुम कहोगे कि रमेश तुम भी लॉस झेलो? रमेश जूता निकाल के मारेगा, कहेगा कि प्रॉफिट राजा तुम लोग ले लियो, लॉस हम झेलेंगे? कैसा? नहीं होगा। तो लॉस भी तुमको देखना होगा। तो रिजर्व या प्रॉफिट्स को आप क्रेडिट कर देते हैं, लॉसेस और एसेट्स को आप क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। ये याद रखिएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को। बात समझ में आई? ठीक है, आइए इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं ताकि हमको एक बेसिक आइडिया समझ में आ सके। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं जनरल रिजर्व की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे क्या? जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, जो एक्सपेंसेस तुमने झेले, एडवर्टीजमेंट का जो सस्पेंस तुमने बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, और जो गुडविल बनाया था, बीइंग एक्युमुलेटेड लॉसेस एंड अ फिक्टिटियस एसेट्स डेबिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। जो भी लॉस था, जो भी एक्युमुलेटेड लॉस था, जो भी तुम्हारी फिक्टिटियस एसेट्स थे, उनको तुमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। किसके? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और जो भी तुम्हारे रिजर्व थे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, इन्होंने तुमने क्या किया? इसको क्रेडिट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आ रही है? आगे चलो, कौन कौन से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं ये देखिए आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है, मे बी डेबिटेड और मे नॉट बी डेबिटेड करके आपको दे देगा, आपका धुर्रा उड़ जाएगा। ठीक, तो इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड आप नहीं करते हैं, टैक्सेशन रिजर्व आप नहीं करते हैं, और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड आप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड आपके पैसे में से काटा जाता है, टैक्सेशन रिजर्व आप अपने टैक्स को भरने के लिए रिजर्व रखे हैं, और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड आप एसेट्स परचेज करने के लिए वो फंड रखा है आपने। तो यहां पे इन पैसों की आवश्यकता आप नहीं होती है, इसको आप फंड में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में आपको बिजनेस पे हैम्पर करेगा, बिजनेस में हैम्पर करेगा, बिजनेस में हैम्पर करेगा। ठीक है, revaluations of assets and reassessments of liabilities, revaluations of assets and reassessment of liabilities। आप revaluation of assets and reassessment of liabilities कैसे करते हैं? What is decided by the partners to make changes in the existing ratio? A separate account is opened which is known as profit and loss adjustment account or a revaluation account to make the revaluation of assets and reassessment of liabilities। जब भी कोई रिकंस्ट्रक्ट होता है तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, ये मेनली जब कोई पार्टनर इंटर होता है तो उसके इंटर होने से पहले हम अपने को रीवैल्यूएट करते हैं। रीवैल्यूएट का मतलब क्या? हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, वो कितनी हैं और किसकी बनाई हुई हैं, वो किसमें कितना जाएगा, ये इसका असेसमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज कर जाती है, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई एसेट डिक्रीज हो जाती है, कोई एसेट डिक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। अगर कोई एसेट्स तुम्हारी
अनरिकॉर्डेड है तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अगर कोई प्रॉफिट दिया हो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना हो ओल्ड पार्टनर्स में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड व्हेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बेसिकली क्यों होता है इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बेसिकली बनाया ही क्यों जाता है ये हमको समझना जरूरी है। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि राकेश सुरेश ये दो पार्टनर्स थे, बाद में इन्होंने रमेश को एंट्री दे दी, ठीक है, बाद में इन्होंने रमेश को एंट्री दे दी। अच्छा, मैंने तुमको शुरुआत में बताया था कि प्रॉफिट एंड रिजर्व जब तुम ट्रांसफर कर रहे थे तो प्रॉफिट रिजर्व जो भी बनाया होगा ये राकेश और सुरेश ने तो मिलकर बनाया होगा ना, यही दोनों तो जो थे इन्होंने एसेट्स को ही तैयार किया होगा, इन्होंने एसेट्स को ही तैयार किया होगा। अच्छा, जो लाइबिलिटी होगी वो इन्हीं की होगी भाई, जो लाइबिलिटी होगी वो इन्हीं की होगी। अगर एसेट इंक्रीज कर रही होगी तो इसके भागीदार कौन होंगे? राकेश और सुरेश होंगे। अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? राकेश और सुरेश होंगे। अगर प्रॉफिट रहा हो तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? राकेश और सुरेश होंगे। अगर लॉस हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राकेश और सुरेश लेंगे। यहां पे रमेश से कोई मतलब ही नहीं है। रमेश तो आया ना, रमेश के आने के पहले क्या था वो मैटर है ना, यहाँ पे उसको सही करना है आपको भाई, उसको एक जगह इकट्ठा करके आपको गोलियां देना है कि ये रजा ये इतना सब था, ये राकेश और सुरेश का है, इसके बाद जो होगा अब इस तीनों लोगों में बटेगा, मतलब राकेश सुरेश और रमेश में। उससे पहले का जो है उसको बांट के खत्म करो रजा, उसके पहले का जो था वो बांट के हमने खत्म कर दिया। एंट्रीज जरूरी है आपको याद रखना क्योंकि एंट्री से क्वेश्चन बनते हैं और एंट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे मैं आपको समझा देता हूं, आपको शायद याद ना हो। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एसेट्स इंक्रीज करेगी आपका एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। एसेट इंक्रीज करेगी यानी एसेट इंक्रीज करेगी। अब इसी से सारा का सारा पैटर्न आप समझ लीजिएगा। जब भी एसेट इंक्रीज करिएगा इसको डेबिट करिएगा, जब भी एसेट डिक्रीज करेगी इसको क्रेडिट करिएगा, जब भी लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो क्या करेंगे बताइए? जब भी लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो इसको क्रेडिट करिएगा, जब भी लाइबिलिटी आपकी घटेगी तो इसको डेबिट करिएगा। बात समझ में आई? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये इंक्रीज किया है तो इसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है यानी लाइबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है तो इसको क्या करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे। ये एक बेसिक फंक्शन है, इससे आपको एंट्रीज याद रहेंगी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का परफॉर्मा है ये आपको देखना है। देखो, to decrease in the value of assets, increase in the value of liabilities, to unrecorded liabilities, to profit and revaluation transfer to old partners in a old ratio। ये आपका डेबिट का हो गया, ये आपका क्रेडिट का हो गया। याद रखिएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। मतलब कि डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा? डिक्रीज जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट्स का। अगर कोई वैल्यू एसेट्स की डिक्रीज कर रही है तो उसको आप डेबिट करेंगे। अब इसको हम समझाते हैं कैसे। अब ये थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, देखो कैसे। यहां पे बोला है टू डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई वैल्यू डिक्रीज कर गई हो। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई प्लांट थी, पहले ये 10 लाख की थी, पहले ये 10 लाख की थी। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आई? अब इस प्लांट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई यानी 9 लाख रुपए हो गई, 9 लाख रुपए हो गई। कितना हो गया? 9 लाख रुपए हो गया। यानी इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए डिक्रीज हुई, 1 लाख रुपए डिक्रीज हुई तो इसको आप कहां डालेंगे? आप इसको यहां डालेंगे, 1 लाख डाल दिया। इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तुम्हारी लाइबिलिटीज बढ़ गई। मान लो कि तुम्हारा कोई डेटर था जिसको तुमको पैसा देना था, मैं मानता हूं कि दुर्गेश नाम है उसका, कंपनी को दुर्गेश को 4 लाख रुपए देने थे। कितने देने थे? 4 लाख रुपए देने थे। बुक मिलाई गई, पता चला कि दुर्गेश को 4 लाख नहीं 4,50,000 देने हैं। कितने देने हैं? 4,50,000
50,000 देने हैं। अब यहां पे लाइबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई भाई? 50,000 से बढ़ गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी जो थी वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। अब आगे देखो भाई, तुमने किसी से माल लिया था, मैं मानता हूं कि वो था विपिन। विपिन से तुमने माल लिया करीबन करीबन 1 लाख रुपए का, और तुमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तुमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तुम्हारी बुक में तुमने इसको लिखा ही नहीं, बस तुम्हारे पास पर्ची थी। वो तुम्हारे पास दुकान पे आता है, तुमसे कहता है कि अरे भैया हमारा 1 लाख रुपए का पेमेंट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तुम कहेंगे अरे कौन सा पेमेंट भाई, तुमसे तो कोई सामान ही नहीं लिए। कहा कि अरे अपना बुक देखिए, तुम बुक मिलाने लगे, तुमको कुछ मिला ही नहीं। फिर वो पर्ची निकालता है अपनी, आपको थमा देता है, डेट लिखा रहता है। आप पर्ची खोलते हैं, अरे यार 1 लाख का तो माल था, इसको दिए, इसको इससे माल लिए थे भाई, इसको तो 1 लाख रुपया पेमेंट करना है। ये लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई। ये लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, तो इसको आप कहाँ डालेंगे? इसको आप डेबिट साइड में डालेंगे। अरे बात समझ में आई? अब इसका ठीक उल्टा क्रेडिट साइड में कर दिया। इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू इंक्रीज हो गई। जो प्लांट मैंने तुमको 10 लाख का बताया था, अब वो 11 लाख का हो गया, 12 लाख का हो गया, तो 2 लाख रुपए तुम्हारे बढ़े ना। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, दुर्गेश को जो तुम 4 लाख से 4.5 लाख ले गए थे, अब उसमें वो 3 लाख रुपए पे आ गया। मतलब तुमको लगा कि तुमको 4 लाख देने हैं, बट देने तुमको कितने हैं? 3 लाख। तो वैल्यू डिक्रीज की कितने से? 1 लाख से। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तुम्हारे पास कोई एसेट्स ही तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मान लो कि तुमने एक कोई सामान खरीदा हो, जो एसेट थी, जो प्लांट थी, उसमें रख दिया और तुम भूल गए। बाद में जब पूरी बुक खोजने लगे, उसमें तुमको लगा कि अरे यार मेरे पास तो ये माल पड़ा हुआ है इतने दिन से। फिर तुम उसकी वैल्यू निकालते हो, पता चलता है कि वो माल की वैल्यू 50,000 रुपए है। अब इन सभी को जोड़ने के बाद जो जैसा अमाउंट निकलेगा, उसको आपको उस तरफ ट्रांसफर कर देना है। अब हम यही जोड़ देते हैं, 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए हो गए। चलो ठीक है भाई, इधर का हमारा अमाउंट आ गया 2.5 लाख रुपए, इधर का जोड़ो आ गया 2, 1, 3, 1, 5, यानी 3.5 लाख रुपए इधर के आ गए। 2.5 लाख इधर, 3 लाख इधर, मतलब 2.5 लाख इधर आए और 3 लाख इधर आ गया। मतलब 50,000 का प्रॉफिट हमको दिख रहा है यहाँ पे। ये 50,000 कहां चला जाएगा? ये 50,000 इधर चला जाएगा, इसमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। यही अमाउंट अगर अदला बदली हो जाता है, यानी इधर का अमाउंट उधर हो जाता, तो जो 50,000 लॉस हुआ उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट किधर करते? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आई? आगे चलो, प्रिपरेशन ऑफ ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करना है? ठीक है, in a case of change of existing ratio, student must make all the necessary adjustment first, then prepare the necessary account which are affected to the change in the ratio. After this, you should prepare a new balance sheet of the firm and after reconstruction. इतना सब करने के बाद अगर जो बच जाता है, जो सारी चीजें होंगी, वो आप कहाँ डाल देंगे? वो आप डाल देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आप कहेंगे तो मैं बैलेंस शीट आपको बनाना सिखा दूंगा, और उतना हार्ड नहीं है। ये जो बेसिक था वो मुझे बताना जरूरी था। याद रखिएगा, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये नोट्स जो हैं वो एनसीईआरटी के हैं और कहीं से नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप एनसीईआरटी ही टच करें। एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक पे हाथ लगाने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप हाथ लगा चुके हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको वो मोटा पड़ेगा, आपको एक स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी ही टच करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जितना हो सके इन सारे नोट्स एनसीईआरटी से ही दूं। कोशिश रहेगी कि मैं एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाऊं। पूरा का पूरा जब ये टॉपिक वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से मैं आपको 50 पीवाईक्यूज कराऊंगा हर दिन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 20, 50, 100 जो भी क्वेश्चंस जितने भी मैं लगवा सकता हूं मैं लगवाऊंगा। ये पीवाईक्यूज रहेंगे 2022, 2023, 2024, 2025। 5 साल के पीवाईक्यूज हम लगाएंगे, बैठ के लगाएंगे। और जो भी हो सकता है कोशिश करूंगा कि लाइव ले पाऊं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो मैश फाइबर वाली लाइन है वो नहीं आई है, तो मैं एयर फाइबर से ही क्लास लेता हूँ। ट्राई करूंगा आज क्लास लेने की लाइव, अगर चला गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती जाएंगी। बट कोशिश करूंगा कि आपको इसमें डाल सकूं। थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए इन द वे दैट कि थोड़ा सा हम ग्रो कर सकें इस चैनल को।
फिर हम तो उतने बड़े हैं नहीं कि अभी तक टक्कर ले पाए किसी से, बट वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं और सिचुएशन बदलती है, तो हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता है। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने धर्म पे ध्यान दीजिए, जो होगा सब अच्छा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, जीवन एक बार मिला है। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दुध दही।